पुतिन ने आखिरकार सीज फायर का आदेश क्यों दिया? क्या जंग रुकने के कगार पर पहुंच रही है? तो वहीं दूसरी तरफ एशिया का सऊदी बना भारत। जानेंगे क्यों भारत ने पूरा खजाना ही खोल दिया है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस यूक्रेन की लड़ाई वैसे तो काफी लंबे समय से चल रही है और इसका कोई अंत होता हुआ दिख भी नहीं रहा है, पर इन सब के बीच एक बड़ी खबर आई थी जब ये कहा गया कि यूक्रेन ने 400 रूसी सैनिकों वाले बेस को निशाने पर ले लिया, जिसके बाद 400 रूसी सैनिक मारे गए। हालांकि रूस ने इस बात को कहा कि नहीं, इतने नहीं मारे गए हैं, करीब 90 के आसपास मारे गए हैं और ये आंकड़ा आधिकारिक आंकड़ा है। मतलब रूस यूक्रेन की लड़ाई इस वक्त थमने वाली है नहीं, ये चीज साफ साफ दिख रही है। उस वक्त यूक्रेन ने ये कह दिया, डर रहे हैं कि कहीं ड्रोन हमले न हो जाए। रूस का गुस्सा बढ़ रहा है इस हमले के बाद, ये तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी छपने लगा। पर इन सब के बीच में रूस ने एक बड़ा ऑर्डर दिया और रूस ने कहा हम 2 दिन के लिए सीज फायर करने वाले हैं, यानी युद्ध को रोकने का आदेश दिया गया है। 6 से 7 जनवरी के लिए ये आदेश दिया गया है कि 6 जनवरी को 12 बजे से 36 घंटे तक युद्ध रोकना होगा। तो आपको बता दें आखिरकार ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि हर साल 6 से 7 जनवरी को रूस और यूक्रेन में रहने वाले ईसाई क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। को ध्यान में रखते हुए ऑर्थोडॉक्स चर्च के प्रमुख ने इन 2 दिनों तक युद्ध रोकने का अनुरोध किया था, जिसके बाद रूसी राष्ट्रपति ने भी 2 दिन के लिए सीज फायर के आदेश दे दिए। वैसे आपको बता दें, रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च के प्रमुख मॉस्को के पेट्रियार्क किरिल ने गुरुवार को यूक्रेन में युद्ध के दोनों पक्षों के लिए कहा कि आप क्रिसमस का पालन करते हुए सीज फायर कर दो, क्योंकि बड़ी संख्या में यूक्रेन में भी ऑर्थोडॉक्स रहते हैं और वो भी क्रिसमस मनाएंगे। लेकिन इसके बदले में क्या हुआ? इसके बदले यूक्रेन के जेलेंस्की का कहना है 36 घंटे का ये एक नया खेल है जो रूस खेल रहा है और इस जाल में हमें फंसना नहीं है, यानी यूक्रेन अपनी तरफ से हमले रोकेगा, इसकी गारंटी तो अभी तक देखने को नहीं मिली। और सिर्फ यही नहीं कि यूक्रेन इस बात को कह रहा है, बाइडेन भी कह रहा है कि इस सीज फायर के द्वारा अपने सैनिकों को ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रहा है रूस। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया का ये खबर, जिसमें बाइडेन ये कह रहे हैं कि इस प्रपोजल के द्वारा सिर्फ अपने आप को ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रहा है रूस। इस प्रपोजल से उसी को फायदा होगा और किसी को फायदा नहीं होगा। मतलब साफ दिख रहा है कि शायद इस चीज को न माने यूक्रेन। वैसे आपको बता दें, अगर इस चीज को यूक्रेन नहीं मानता है तो यूक्रेन के अंदर भी जो ऑर्थोडॉक्स को मानने वाले ईसाई हैं वो नाराज होंगे। खैर, जहां रूस यूक्रेन के बीच ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत अब एशिया का सऊदी बनने वाला है और इस दिशा में भारत बढ़ भी चुका है। ये जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, मिडिल ईस्ट के देशों के पास इतनी ताकत आखिर किस चीज को लेकर आई है? इन देशों के पास इतनी ताकत तेल और गैस के भंडार की वजह से आई है। ये सोने के महल और सोने के कार में रहने वाले लोग इतने अमीर बन गए तेल और गैस के खजाने की वजह से, जो इन्हें प्रकृति ने दे रखी थी। अभी भी आप देखेंगे इनके इस ताकत की वजह से जियोपॉलिटिक्स पूरी की पूरी हैंडल होती है। चाइना ने जो ईरान में कहा था कि हम $400 बिलियन आपके यहाँ लगाएंगे, वो वहाँ जाकर ईरान के खिलाफ बोल देता है। सऊदी अरब में जब वो खड़ा होता है तो वो ईरान के खिलाफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि ये जो मिडिल ईस्ट के ताकतवर देश हैं, इनके साथ गठजोड़ बनाकर रखा जाए। अमेरिका ने जो जगह खाली की है, उस खाली जगह में चाइना खड़ा होना चाहता है। कहने का अर्थ ये है कि मिडिल ईस्ट के इन देशों की असली ताकत तेल और गैस ही है और यही वजह है कि अमेरिका भी कहीं न कहीं इनके साथ कुछ न कुछ हद तक कंप्रोमाइज करके चलता है, इन्हें छोड़कर नहीं चलना चाहता है। लेकिन क्या भविष्य भी ऐसा ही होने वाला है? भविष्य ऐसा नहीं होने वाला है और इस भविष्य को बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। तब फिर क्या होगा? अब जरा सोचिए
कि आने वाला समय किस चीज का होगा। लिथियम आयन के लिए आगे बढ़ रहे हैं, सही बात है। कुछ सालों बाद ये रेयर अर्थ मटेरियल मिलना बंद हो जाएगा। तब फिर क्या होगा? तब एक ऊर्जा का नए स्रोत की जरूरत होगी। और भारत ना इस मामले में, भारत को ऊपर वाले ने इस तरीके से बनाया है कि भारत के पास वो पूरी ताकत आ गई है। सबसे पहली बात है कि भारत की इच्छा शक्ति, और दूसरी बड़ी बात है भारत की बनावट। भारत की प्राकृतिक बनावट ऐसी है कि भारत में न तो सूरज की किरणों को पहुंचने में कोई दिक्कत होती है और न ही हवाओं को पहुंचने में। और ऊर्जा के ये दोनों ऐसे संसाधन है ना जो कभी भी खत्म नहीं होने वाले हैं। पर बात यह है कि ऊर्जा के इन संसाधनों का भारत उपयोग करेगा तो करेगा कैसे? एक तो भारत अपना ओपेक बना रहा है, यानी जैसे तेल और गैस वाले देशों का समूह है वैसा ही समूह भारत बना रहा है कुछ देशों के साथ मिलकर। और ये समूह की नींव समझ लीजिए G20 में रखी जा चुकी होगी। G20 का ये बैठक भारत के लिए बहुत सारे दरवाजे खोल रहा है। पहले तो भारत अपने ओपेक का निर्माण कर रहा है, वहीं दूसरा भारत ने 2021 में जो निर्णय लिया था वो निर्णय इतनी जल्दी रिजल्ट दे देगा ये तो भारत ने भी नहीं सोचा होगा। भारत अब पेट्रोल और डीजल की जगह ग्रीन एनर्जी और हाइड्रोजन पावर को लाना चाह रहा है। हाइड्रोजन पावर वाली जो एनर्जी होगी ये अब भारत में ही सिर्फ नहीं बिकेगी, बल्कि भारत के अलावे टारगेट ये है कि भारत इसे दुनिया के देशों में बेचे भी। और इसके लिए भारत ने खजाना खोल दिया। भारत ने खजाना खोलते हुए 20,000 करोड़ रुपए ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए निकाले हैं, ताकि इनके द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन चलाया जा सके। भारत में वो कैपेसिटी बनाई जा सके कि भारत न सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करे बल्कि दुनिया भर में भारत इसे बेचे भी। और इसका एक नमूना देखिए कि भारत ऐसी ट्रेन लॉन्च करने वाला है दिसंबर 2023 तक, जिसमें कि वो हाइड्रोजन पावर से चलेगी। ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। वैसे क्या आप सहमत हैं? भारत की नीतियां इस वक्त बहुत ही अच्छी, एकदम धुआंधार चल रही है। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।